घासीराम पंडित बुलाकी रामनाइत्रिया चरित्र की कहानी। घासीराम पंडित बुलाकी रामनाई दिन भर का सफर करने के बाद रात्रि व्यतीत करने के लिए एक नगर में रुके थे। बुलाकी रामनाई रोज की तरह बाजार में राशन लेने के लिए गए थे। वहीं बाजार में बुलाकी राम ने देखा कि एक औरत अपने हाथ में नंगी तलवार थी। वह औरत एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह पुरुष अपनी जान बचाने के लिए भागता जा रहा था। रात होते ही बुलाकी रामनाई ने घासीराम पंडित जी से इस रहस्य को बताया। बुलाकी रामनाई ने कहा, पंडित जी, वह स्त्री उस पुरुष को क्यों मारना चाहती थी और वह पुरुष किस डर के कारण स्त्री से अपने प्राण को बचाकर भाग रहा था। आप इस रहस्य का समाधान करें। रोज की तरफ भोजन खाने के बाद जब पंडित जी अपने बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी रामनाई ने पंडित जी के पैर दबाना शुरू किया, उसके बाद पंडित जी ने कहा, बुलाकी राम, अब मैं आपको दिन में देखे हुए रहस्य के बारे में आपको बतला रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुने। यमुना नदी के किनारे एक बहुत ही रमणीक नगर था। उस नगर में धनपत नाम का एक व्यापारी रहता था। धनपत के पिता का नाम रामदीन था। कुछ वर्ष पहले धनपत के पिता रामदीन ने उसका विवाह अपने मित्र की बेटी मालती के साथ कर दिया था। मालती अति बहुत सुंदर स्त्री थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धनपत के घर में बहू बनकर आई थी तो सभी ने मालती का दिल खोलकर स्वागत किया। मालती घर की सबसे चहेती बहू बन गई। धनपत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दैवयोग से एक दिन धनपत के माता पिता जब यमुना नदी में नौक विहार कर रहे थे, यमुना नदी के भंवर में नाव फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस भयंकर परिस्थिति से धनपत के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नाव का किनारा उनके हाथ से छूट गया और धनपत के पिताजी गंगा की लहरों में बह गए। धनपत ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता नहीं लगा। निराश होकर धनपत ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व निर्वाह कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार का सारा भार धनपत के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में धनपत देर रात तक अपनी दुकान पर रुकने लगा और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा था। इस कारण पत्नी के साथ कम समय देने के कारण मालती धनपत से नाराज हो गई। धीरे धीरे मालती का मिलन अपनी पति से कम होने लगा। कुछ दिन के बाद राम धनपत व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर चला गया और अब ऐसी हालत हो गई कि 2 महीने बाद जब धनपत घर लौटता था तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से बाहर निकल जाना पड़ता था। मालती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। मालती जवान थी, उसके भी कुछ अरमान थे। पति की निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय बनी रहती थी और मालती जब बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी।
अचानक एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला उसके घर के पास चूड़ी बेचने आया। वह चूड़ी बेचने वाला जवान था, लंबा चौड़ा, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते में। वह चूड़ी वाले ने मालती के मकान के सामने आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो मालती भी नीचे उतर आई। वह मनिहारा पहली ही नजर में मालती के दिल में उतर गया। और जब उसने मालती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, आप कैसे रंग की चूड़ियां पहनेगी, तो अनायास ही मालती के मुंह से निकल गया, जैसी चूड़ियां तुम्हें पसंद हों। उस दिन से उस मनिहारे और मालती के बीच अलग संबंध स्थापित हो गए। मालती उस मनिहारे से अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। धीरे धीरे अब उसके स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा था। अब मालती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी थी। जब चूड़ी के बहाने वह मनिहारा आवश्यकता से अधिक मालती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा था, पड़ोसियों को उसके संबंध पर शक होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा होने लगी कि व्यापारी धनपत की पत्नी और मनिहार के बीच नाजायज संबंध बन गए हैं। और एक दिन धनपत लगभग 2 महीने के बाद घर लौटा तो वह अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आया था, लेकिन मालती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया। पहले वह धनपत के साथ समय बिताने को व्याकुल रहती थी। धनपत को शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध तो नहीं हो गए। लेकिन धनपत खुद को काबू कर चुप रहा और मालती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। एक दिन उसने मालती से कहा, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर बाहर गांव ही रहता हूँ। मालती अचानक बोली, तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? धनपत ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। इस बार मैं जल्दी लौट आऊंगा। मालती बोली, ठीक है, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी धनपत घर से व्यापार करने के बहाने निकल गया। पर वह शहर से बाहर नहीं गया। उसका सारा दिन उसने अपने दोस्त के घर बिताया और रात के 10 बजे जब वह अपने मकान पर जा पहुंचा, मकान के पीछे एक ऊंचा आम का पेड़ था। धनपत उस पेड़ पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जो देखा, उससे उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। स्वयं पर संयम बनाए हुए धनपत उनकी बातें सुन रहा था कि तभी मलती मनिहारे से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को ही यहाँ आ जाया करो। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। मालती की बात सुनकर मनिहारा बोला, देखो आप, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा कि या तो हम अपने इस रिश्ते को समाप्त कर दें, या फिर किसी प्रकार तुम्हारे पति रूपी कांटा सदैव के लिए मार्ग से हटा दिया जाए। मालती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा।
खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर धनपत कुछ ज्यादा देर यह सब नहीं सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि आज रात ही आर पार की लड़ाई होगी, इससे पहले कि यह दोनों मुझे मार डाले। मुझे इन दोनों में से एक को समाप्त कर देना होगा। ऐसा विचार करते हुए वह अपनी दुकान पर जाकर एक तेजधार खंजर ले आया और वापस आकर पेड़ के सहारे कुछ ही क्षणों में वह छत पर जा बैठा। आधी रात में जब दोनों गहरी नींद में सो गए थे, मौका देखकर धनपत अपने कमरे में घुसा और सोते हुए मनेहारस की गर्दन काट दी। सुबह जब मालती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया और यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही उसे फांसी पर लटकना होगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े लिए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को ले जाकर गंगा में बहा दिया। धनपत उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। यह देखकर उसे इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया है। अब उसकी पत्नी की बारी थी। दिए हुए समय के अनुसार धनपत अपने घर वापस लौटा और अपने साथ मालती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। खाना पीना खाकर जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। धनपत बोला, हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों से खोलकर व्यवस्थित ढंग से सजा लो। मालती ने बाहर जाकर एक बोरी उठाती है, लेकिन वह उससे नहीं उठती। इस पर वह बोल उठी, यह तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। यह सुनकर धनपत के मुख से निकल गया, क्या यह बोरी मनेहार की लाश से भी भारी है, जिसे तुम गंगा में बहा आए हो? यह सुनकर मालती डर गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और मानेहार के प्रेम और आगे जो हुआ सबका पहले से ही पता है। अब यह अवश्य मुझे दंड डलवाए बिना नहीं मानेगा। अब इससे पहले कि धनपत कोतवाल को इस घटना की सूचना दें, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर मालती नीचे उस कमरे की तरफ गई जहां वह तलवार रखी थी। जब धनपत को यह बात समझ आ गई, तब तक मालती के हाथों में तलवार लग चुकी थी। वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतारकर मयान से बाहर खींचकर धनपत की ओर दौड़ी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देखकर धनपत अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे आगे धनपत भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी मालती उसका पीछा कर रही थी। घासीराम पंडित ने कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देख कर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? बुलाकी रामनाय बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह सब मेरे सामने ही घटित हुए हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है।
यह कहकर दोनों सो गए।